वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? नया कोड। कोड ऑन वेजेस हो चुका है, OSSWC हो गया है। आज हम लोग कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों बताओ क्या स्टार्ट करें? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। जैसे किया था हम लोगों ने डिस्कस लास्ट कोड ऑन वेजेस, उन्होंने 4 एक्ट को रिपील किया था, बोनस को, फिर उसके बाद बोलते जाओ मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट को रिपील किया था। वैसे ही कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 9 सिक्योरिटी एक्ट्स को रिपील कर आया है। पहले अलग से आप पढ़ते थे ESI एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, EPF एक्ट पढ़ते थे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेचुइटी, साइन वर्कर, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। ये 9 का 9 एक्ट को रिपील करके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया है। वापस से बताओ, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी किन सारे एक्ट्स को रिपील कर आया है? नंबर 1 बोलते जाओ, नंबर 1 बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। नंबर 1 एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, नंबर 2 एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, नंबर 3 एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, नंबर 4 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। और फिर बताओ ग्रेचुइटी, साइन वर्कर्स, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। कोई डाउट है? यहां तक पूरा क्लियर है? अब इसके बाद मेरे को बताओगे कि जो नया कोड आया, हर कोड का हम लोग याद है सेलिएंट फीचर डिस्कस कर रहे थे, वैसे ये जो नया कोड आया इसका क्या क्या सेलिएंट फीचर्स है? 3-4 सेलिएंट फीचर तुम देखोगे ना, जितना भी कोड है सब में सेम है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ICF, पहले हर जगह इंस्पेक्टर था, अभी ICF को इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर वो जेंडर इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया है। तो ये सब यूनिफॉर्म है, जो हर जगह आप देखोगे है ही। क्लियर है? अब यहाँ पे और क्या सेलिएंट फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है? पहले क्या होता था ना, ये जितना भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट होता था, इट वॉज एक्सटेंडेड ओनली टू सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉय। बट अभी बोल रहा है सोशल सिक्योरिटी का जो बेनिफिट है सारे एम्प्लॉयज को कवर होना चाहिए। यानी यहाँ पे कवरेज को क्या किया? इंक्रीज, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी कर दिया। पहला सेलिएंट फीचर क्या? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यानी ये सारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को क्या कर रहा है बताओ? एम्प्लॉय कर रहा है, अपने अंदर कवर कर रहा है। जो ESI एक्ट है सबको अप्लाई करेगा पैन इंडिया पे। पहले खाली मैंने क्या बोला, नोटिफाइड एरियाज पे एप्लीकेबल था, जो 30% ऑफ द एम्प्लॉयज इन इंडिया को कवर कर रहा था, बट अभी पूरा 100% कवरेज कर दिया। इवन इफ यूर एन एम्प्लॉय इन हैजर्डस प्रोसेस, उसको तो मैंडेट कर दिया, ESI देना ही पड़ेगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वगैरह। इवन इट एक्सटेंडेड टू प्लांटेशन वर्कर, जो एग्रीकल्चर प्लांटेशन वगैरह में काम करते हैं ना, उन वर्कर को भी ESI का प्रोविजन में कवर मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। सो टेल मी अगेन, पहले क्या होता था? ESI का जो बेनिफिट था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बेनिफिट, इंश्योरेंस वगैरह का बेनिफिट खाली कुछ क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज को मिलता था, नोटिफाइड एरियाज में मिलता था, जो 30% कवरेज कर रहा था पूरे ग्लोबली इंडिया का एम्प्लॉयज को। बट अभी पूरा पैन इंडिया लेवल पे इसका कवरेज कर दिया है, ठीक है, विच मीन्स इवन एक्सपैंडेड टू द हैजार्डस लेबर्स एंड दोज लेबर्स हु आर एंगेज्ड इन प्लांटेशन वर्क। क्लियर है? पैन इंडिया लेवल पे इसका एक्सपेंशन है। तो पहला फीचर क्या? एक्सपेंडेड ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नो अप्लाई टू क्या? पैन इंडिया लेवल। नोटिफाइड एरियाज का जो क्राइटेरिया उसको क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया है। हैजार्डस के लिए मैंडेट कर दिया है, और प्लांटेशन वर्कर को भी क्या कर दिया? एक्सटेंड। पहले क्या होता था ना, EPF वगैरह प्रोविडेंट फंड के लिए कंटिन्यूअस 5 इयर्स ऑफ सर्विस का दरकार होता था। आज अगर तुमको प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट लेना है तो कम से कम 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस होना जरूरी है ना। अभी भी वही क्राइटेरिया है, लेकिन अगर सपोज करो मैंने तुमको एज एन एम्प्लॉय रखा अपने अंडर कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल के लिए, तो तुम 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस कैसे दोगे? तो इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द tenure of the contract, you shall still be eligible to receive the EPF का benefit even though 5 years of completed service criteria not qualified. I repeat again, पहले क्या होता था ना, जैसे ग्रेचुइटी वगैरह हुआ, ग्रेचुइटी जैसे होता है एक लमसम पेमेंट जो मिलता है ऑन द इवेंट ऑफ द डेथ, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन एटसेट्रा ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आज सपोज करो एक ऐसा वर्कर है जो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट में ही 3 साल के लिए काम करने आया था, कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल लिखा हुआ था, तो वो तो 5 साल कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल था। तो फिर तुम बोलोगे तुमको ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेचुइटी मिलने के लिए कम से कम कंप्लीटेड 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस का क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना जरूरी है। वो सब लिमिट को हटा दिया, बोला भी ऐसा नहीं है, अगर आपका फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाएगा स्टिल यू विल बी एलिजिबल टू रिसीव ग्रेचुइटी। समझ में आ रहा है? तो वही बोला 5 इयर्स का जो लिमिट था ना EPF इंक्वायरी वगैरह इनिशिएट करने का, ये सब विद इन 2 इयर्स 1 ईयर का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। फिर और क्या बोला? पहले क्या होता था, सपोज करो तुम बोल रहे हो एज एन एम्प्लॉय, एज एन वर्कर की मेरे को प्रोविडेंट फंड इतना मिलना चाहिए मेरा मालिक से, तुम्हारा मालिक मना कर दिया। अब तुम लोग कंप्लेन फाइल किया, कंप्लेन में जो फाइल किया एक ऑर्डर आया, EPFO ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया एम्प्लॉयर के अगेंस्ट। अब एम्प्लॉयर क्या किया? अपील फाइल किया हायर अथॉरिटी को, अपीलेट अथॉरिटी को। तो जब भी आप अपील वगैरह फाइल करते हो ना, तो बोला गया आपको कि जितना ड्यू अमाउंट आ रहा है उतना उसका 40-70% आपको जमा दे देना पड़ेगा।
तो इसलिए एम्प्लॉयर लोग को अननेसेसरी हैरेसमेंट हो रहा था, अभी वो लिमिट को कम कर दिया है। अभी बोला है कि खाली 25% डिपॉजिट करना है हायर कोर्ट में अपील करने के लिए। यू हैव टू डिपॉजिट ओनली 25% ऑफ द असेस्ड अमाउंट। प्रीवियसली इट वाज 40-70%। अभी उसको लिमिट को कम कर दिया एम्प्लॉयर लोग के लिए। एम्प्लॉयर नीड टू डिपॉजिट ओनली 25% ऑफ द असेस्ड अमाउंट विच वाज प्रीवियसली कितना 40-70%। क्लियर है। फिर उसके बाद बोल रहा है जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करते हैं ना, बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे इंप्लॉयर लोग को बोल रहा है सेल्फ असेसमेंट करके सेस को कंप्यूट करके पे कर सकता है। पहले गवर्नमेंट अथॉरिटी आकर सेस निकालता था बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में। इतना सेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी होता है ना, सेस चार्ज वगैरह लगता है एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द मेन इनकम टैक्स जीएसटी। तो सेस एक्स्ट्रा कितना लगेगा इसका पहले कंप्यूटेशन गवर्नमेंट आके करता था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, बट अभी आपको एम्प्लॉयर को बोलते खुद से कंप्यूट करके जमा दे दो। जैसे तुम लोग भी तो जो इनकम टैक्स वगैरह भरते हो सेल्फ असेसमेंट भरते हो ना, खुद से असेसमेंट करके भरते हो, तो इसी सेस के लिए भी सेल्फ असेसमेंट अलाउ कर दिया जो पहले अलाउड नहीं था। अभी न्यू कोड के अंदर ना गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर को इंट्रोड्यूस किया, वो करोगे आगे जाकर जब डेफिनेशन पढ़ाएंगे। बस अभी याद रखो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर का डेफिनेशन हैज बीन एडेड हियर, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या बोल रहा है, अब सोशल सिक्योरिटी फंड के लिए रुपया देना रहेगा ना, जैसे जब मैच्योरिटी होता है तो अलग से एक डेडिकेटेड गवर्नमेंट ने फंड रख के रखा है जहाँ पे गिग वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है उनके लाइफ इंश्योरेंस को कवर कर सके, एज बेनिफिट्स दे सके, तो उसके लिए अलग से एक सोशल सिक्योरिटी फंड को बनाया गया। डिपेंडेंट पेरेंट्स के डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। पहले डिपेंडेंट रिलेटिव में खाली कुछ लोग आते थे, अभी तुम्हारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट भी इंक्लूडेड है। पहले खाली ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी थे ना, अभी नाना नानी को भी इंक्लूड किया है। और फीमेल के केस में सास ससुर को भी इंक्लूड किया, जो कि पहले नहीं था, खाली मदर फादर था ना, अभी फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ भी किया फीमेल के केस में। एंड ऑल्सो क्या किया बताओ मेरे को, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट मतलब नाना नानी भी इंक्लूडेड है। यू अंडरस्टैंड, नाना नानी। पहले खाली ग्रैंड पेरेंट कौन से इंक्लूड थे, पैटर्नल मतलब फादर वाले ना, अभी मतलब तुम्हारी मम्मी के भी मम्मी और पापा इंक्लूडेड है, मतलब नाना नानी भी इंक्लूडेड है। वेजेस का डेफिनेशन यूनिफॉर्म कर दिया है, हर जगह आप देखोगे वेजेस का एक डेफिनेशन है, यू नो इट ऑलरेडी। बोलो बेसिक प्लस डीए प्लस आरए रिटेनिंग अलाउंस, ठीक है। फिर उसके बाद पहले क्या होता था, ये सब कवरेज उन एक्सीडेंट्स के लिए नहीं मिलता था जो वर्क प्लेस के बाहर हो रहा है, बट अभी बोल रहा है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो प्रीमाइसेस में, वर्क प्लेस से घर, घर से वर्क प्लेस, उस दौरान अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसमें भी कवरेज मिलेगा आपको इंश्योरेंस का। पहले हम लोग बोलते थे अगर एक्सीडेंट कहाँ पे हो रहा है, वर्क प्लेस पे, तब उसके लिए मिलता था ना, बट अभी बोल रहे एक्सीडेंट वाइल ट्रैवलिंग। बट ट्रैवलिंग कहाँ, अपना घूमने नहीं जा रहे हो, यू आर कमिंग टू वर्क प्लेस या वर्क प्लेस से होम जा रहे हो, तो उसमें अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका भी इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे मिलने वाला है। समझ में आ रहा है। फिर बोल रहा है ग्रेचुटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉय, बोला था ना, इवन यू आर वर्किंग फॉर 1 ईयर यू विल बी एलिजिबल टू रिसीव ग्रेचुटी। प्रीवियसली इट वाज कितना ईयर्स, 5 ईयर्स। आईसीएफ इंट्रोड्यूस। फिर मैंने ये भी बोला बहुत जगह इंप्रिजनमेंट कम कर दिया गया, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस, उसको फाइन की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का कॉन्सेप्ट। फिर ई गवर्नेंस, ई फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स विच इज डिजिटलाइजेशन ऑफ द कंप्लायंसेस, ठीक है। वैकेंसी रिपोर्टिंग मतलब क्या हुआ, आज अगर कोई एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा है तो आपको इसको रिपोर्ट करके रखना है ताकि रिक्रूटर्स रेडी रहे तुमको नया एम्प्लॉय रिक्रूट करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो वैकेंसी रिपोर्टिंग में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वापस से बोलो, कोई भी 5-6 पॉइंट तो याद हो ही गया होगा। एक तो आईसीएफ इंट्रोड्यूस हुआ है, वेजेस का यूनिफॉर्म डेफिनेशन, ये तो कॉमन पॉइंट है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस, ये तो हर जगह सेम है। ग्रेचुटी 5 साल वाला था, वो अभी भी है, लेकिन अगर किसी का टेन्योर ही 1 साल है काम करने का तो क्या उसको भी ग्रेचुटी मिलेगा? हाँ, तो ये 5 पॉइंट हो गया। फिर जो ईपीएफओ के अंडर ऑर्डर वगैरह पास होता था, पहले बोलता था कि 40-70% जमा देना पड़ेगा अपील फाइल करने के लिए, अभी उसको कम करके एम्प्लॉयर के लिए 25% कर दिया है। फिर उसके बाद डिपेंडेंट फैमिली को एक्सटेंड किया है। इन केस ऑफ फीमेल इट इंक्लूड्स देयर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, एंड इन केस ऑफ इंडिविजुअल इट इंक्लूड्स देयर डिपेंडेंट मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, दैट इज नाना नानी, ठीक है। तो ये सब इंक्लूड कर दिया गया। फिर एक्सीडेंट्स का कवरेज मिलेगा इवन फॉर ट्रैवलिंग while workplace from home या home to workplace, क्लियर है। एक अलग से डेडिकेटेड सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा जो किसको कवरेज देगा इंश्योरेंस का, फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, क्योंकि उनके लिए उनको मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर तो कोई पता नहीं है कहाँ काम कर रहे, तो उनको प्रॉपर्ली इंश्योरेंस का कवरेज नहीं मिल रहा था, बट अलग से सरकार उनको कवरेज देगा। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एटसेट्रा, ठीक है। और फिर गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में होते हैं एम्प्लॉयर वगैरह, उनको सेल्फ असेसमेंट करना अलाउ कर दिया गया सेस के पेमेंट के लिए, CESS सेस के पेमेंट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है ईपीएफ इनिशिएट करने के लिए पहले बोल रहा है कि अभी पहले कोई टाइम लिमिट नहीं था, अभी 5 साल का टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस किया है, और जो कंप्लीट कितना हो जाएगा 2 साल। जैसे मान लो तुम्हारा प्रोविडेंट फंड मैच्योर्ड है बट तुमको मिला नहीं अभी तक, तो तुम अपील फाइल करोगे ना, केस फाइल करोगे ना, कितना दिन में करना होगा? 5 साल। और सामने वाला जो है अथॉरिटी, वो तुम्हारे केस को क्या कर देगा? डिसमिस कितना दिन में? 2 साल। कंप्लीट करेगा सारा प्रोसेस कितना दिन में? 2 साल।
और ईएसआई का कवरेज को पैन इंडिया लेवल तक एक्सटेंड किया गया। पहले खाली 30% कवरेज था, बट अभी सबके लिए कवर किया जा रहा है, इंक्लूडिंग क्या बताओ, हैजार्डस वर्कर एंड इवन दोज वर्कर हु आर वर्किंग इन प्लांटेशन। बोलो, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? वापस से बताओ, सोशल सिक्योरिटी कोड इंश्योर क्या कर रहा है, इसका पर्पस क्या है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दे सके, विच मींस क्या, हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, इवन डेथ के बाद उनके डिपेंडेंट मेंबर्स लोग को अच्छा खासा जो है इंश्योरेंस का पैसा मिले, लमसम अमाउंट मिले, फिर इवन व्हेन यू लीव द रिटायरमेंट, व्हेन यू लीव द जॉब बाइदर बाय रिटायरमेंट सुपर एनुएशन, तो एक लमसम अमाउंट मिले, समझ में आ रहा है, पेंशन मिले। तो यही सब तो सोशल सिक्योरिटी का पर्पस है ना, ताकि एक अच्छा खासा जो है लाइफ आप दे सको अपने लेबर को और उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को। तो अब ये किस 9 एक्ट्स को रिपील करके आया, इंपॉर्टेंट वंस याद रखना, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, फिर उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, फिर उसके बाद ग्रेचुइटी एक्ट, ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये तो 4 मेजर एक्ट्स है ना। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन, और बताओ क्या क्या बोला तुमको, 2-3 तो साइन वर्कर वाला बोला, फिर एक ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, अनऑर्गेनाइज वर्कर, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट। याद रहेगा? कोई डाउट है? Salient feature, any 5-6 salient feature, tell me again. Number 1, uniform definition of wages, very good. Number 2, accidents के coverage को include किया गया insurance में, very good. Which means while traveling from workplace to home या home to workplace. फिर उसके बाद जो building और construction का काम करते हैं उनको self assessment of the cess allow किया गया. Number 4, very good, decriminalization of offense. फिर उसी से compounding of offense. फिर उसके बाद गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर के डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद ईएसआई का जो प्रोविजन है उसको एक्सटेंड किया गया पैन इंडिया लेवल पे, मैंडेटेड फॉर हैजार्डस वर्कर्स, वर्कर एम्प्लॉयड इन हैजार्डस प्रोसेस एंड आल्सो एक्सटेंडेड टू प्लांटेशन वर्कर, ठीक है। इसके अलावा बताओ, और आईसीएफ इंट्रोड्यूस किया गया और एक डेडिकेटेड अलग से फंड, सिक्योरिटी फंड बनाया गया, किसके लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, इन लोग के लिए। और बताओ, दो कोई भी और पॉइंट बता दो, वेरी इजी। यूनिफॉर्म डेफिनेशन बोल दिया तुमने वेजेस का, आईसीएफ भी बोल दिया ना, और बताओ, सोचो याद आ जाएगा। अभी ईपीएफओ का केसेस वगैरह इनिशिएट करने के लिए 5 साल का टाइम लिमिट बनाया गया, जिसका डिस्पोजल 2 साल में करना है, ठीक है। और फिर ग्रेचुइटी, पहले 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस होना जरूरी होता था, बट अभी इवन यू आर वर्किंग फॉर 1 कंप्लीट टेन्योर और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही उतना पीरियड के लिए, तो भी यू विल बी एलिजिबल टू रिसीव द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी। हो गया, दैट्स इट, याद रहेगा। और फिर वो एम्प्लॉयर लोग को पहले अपील अगर फाइल करना होता था तो 40-70% ऑफ द असेस्ड अमाउंट जमा करना होता था, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 25%, 25% कर दिया ना। सो दीज आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कोड। जल्दी से इसको लिख के खत्म करो, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, फॉलोइंग 9 सिक्योरिटी एक्ट को रिपील किया है और उसका सेलिएंट फीचर लिखो, वेरी क्विकली राइट डाउन, पूरा अच्छे से लिखो इसको, जल्दी जल्दी। फिर वैकेंसी रिपोर्टिंग बोला, वैकेंसी मतलब रिपोर्ट कर दो जाकर रिक्रूटर्स को कि मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय का वैकेंसी क्रिएटेड हो चुका है, ठीक है, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसपेरेंसी रहे। बहुत सारे करियर सेंटर होते हैं ना जो ट्रेनिंग करते हैं एम्प्लॉय लोग को, तो उन लोग को जाकर बता दो वैकेंसी है, ताकि उन लोग अपना एम्प्लॉय को क्या करे, तुम्हारे पास भेजे इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो इससे क्या होगा बताओ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसपेरेंसी आएगा। This will lead to transparency in employment opportunities. Heading the Code on Social Security 2020, it repeals the 9 Security Act. The Employees Compensation Act, State Insurance Act, Provident Fund, Maternity, Payment of Gratuity, Sign Worker, Building Construction, Unorganized Worker. लिखो पूरा, पहला लाइन लिख लियो। इक्कीस नवंबर 2025 में तो नोटिफाई किया गया ना इसको।
हो गया? हो गया? डन? सीलेंट फीचर्स लिखो। ईएसआई का फुल फॉर्म क्या? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, सो एक्सपेंडेड ईएसआई। सी मतलब कॉर्पोरेशन। राइट ऑन द सेलिएंट फीचर्स क्विकली। हो गया? जल्दी जल्दी लिखो। गिग का मतलब तो तुमको पता होगा, GIG इज एन इंग्लिश टर्म। व्हाट इज गिग? गिग मतलब होता है टेम्पररी वर्कर्स। जैसे क्या होता है ना, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं तुम्हारे संग परमानेंटली नौकरी बजा रहे तुम्हारे एज एन एम्प्लॉय। देयर इज नो मास्टर सर्वेंट या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। दे आर जस्ट असिस्टिंग यू इन अ पर्टिकुलर वर्क ऑन डिमांड एंड दे आर बीइंग पेड फॉर दैट इंडिविजुअल जॉब। फ्रीलांसिंग वगैरह का काम नहीं होता क्या? जैसे वो हो गया गिग वर्कर्स। ठीक है? जैसे आज मान लो कि मेरा कोई वर्क प्रेशर है, मैंने बोला यार तुम मेरा हेल्प कर दो ना इस प्रोजेक्ट में, तुम बोला ठीक है 10,000 देना, कर देंगे। 10,000 दिया, कर दिया, चला गया। सो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट मेंट फॉर अ परमानेंट टेन्योर ना। तुमको मैंने से कॉन्ट्रैक्ट में रखा नहीं है परमानेंटली, तुम बस एक काम में मेरे को असिस्ट करके चल जा रहे हो इंडिपेंडेंटली। सो दे आर कॉल्ड एज गिग वर्कर। ओके? फ्रीलांसिंग समझ लो। हाँ, एक्सटेंड 1 ईयर का कर सकते हो। ईपीएफ का जो इंक्वायरीज है ना, एक बार तुमने इनिशिएट कर लिया तो प्रोसीडिंग्स 2 साल में खत्म होगा। लेकिन अगर 2 साल में नहीं हुआ तो एक्सटेंशन कैन बी डन फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का एक्सटेंशन पकड़ के चल सकते हो। ईआरएस मतलब एम्प्लॉयर्स ना।
ईपीएफओ ऑर्डर से वो लोग अग्रीव्ड है तो लोग को जमा पहले कितना करना पड़ता था 40-70%, बट अभी इट हैज कम डाउन टू 25% ऑफ द असेस्ड अमाउंट। क्या लिखा है बताओ? 25% ऑफ द असेस्ड अमाउंट। एएमटी मतलब क्या? अमाउंट। पॉइंट नंबर 2 हो गया क्या? पॉइंट नंबर 3 लिखो, राइट डाउन पॉइंट नंबर 3। असेस्ड अमाउंट लिखा हुआ है, असेस्ड अमाउंट, एएमटी, असेस्ड अमाउंट, असेस्ड अमाउंट। फोर नंबर डन। सेल्फ असेसमेंट अलाउड हो गया कंस्ट्रक्शन सेस कंप्यूट करने के लिए, बोला था ना मैंने। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स इंक्लूडेड। कहां तक हुआ? पॉइंट नंबर 5 डन। प्लेटफॉर्म वर्कर क्या? जो प्लेटफॉर्म पे काम करता है। अब प्लेटफॉर्म कैसा भी हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल दो प्लेटफॉर्म वर्कर का। जैसे उबर ओला का ड्राइवर लोग होता है ना, वो लोग खुद का तो गाड़ी नहीं है, ओला उबर ऐप के थ्रू लोग रन कर रहा है ना। जैसे स्विगी में डिलीवरी बॉय। नाउ यू गॉट इट, दे आर कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म वर्कर्स। दे आर वर्किंग ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एग्रीगेटर के संग काम कर रहे हैं, उन लोग ने पॉइंट किया है। जैसे फिर घर में अर्बन क्लैब से आता है उन लोग, तो लोग कौन है? उन लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है ना वर्क करने के लिए। स्विगी हुआ, ओला हुआ, उबर हुआ, या फिर अर्बन क्लैप हुआ, आजकल यस मैडम चालू हुआ है। यू डोंट नो? यस मैडम भी वैसा ही है, उसी की तरह है, अर्बन क्लैप की तरह। और आजकल देखोगे अर्बन क्लैप में उसका भी एक चालू कर दिया, डोमेस्टिक हेल्पर का भी। 100 रुपया पर घंटा लेगा, घर आकर तुम्हारा झाड़ू पोंछा बर्तन खाना वाना जो तुम बोलेगा सब करके चल जाएगा। हम लोग को आजकल प्रॉब्लम होता है ना, डोमेस्टिक बाई वगैरह मिलती नहीं है, तो अर्बन क्लैप वो काम भी चालू कर दिया, देखा है तुम लोग? जैसे बाई नहीं आई तो टेंशन मत लो, अर्बन क्लैप में बुकिंग करो, डन। तुम लोग बोलेगा लग रहा है प्रमोशन कर रहे हैं अर्बन क्लैप। पूरा एक ऐड दिखा रहा है उसका, उसमें टीवी में दिखा रहे सब्जी वब्जी भी लोग काट दे रहे हैं आकर घर में। तो किसी को भी घुसा लोगे क्या घर में? बट अभी मतलब इतना ज्यादा रैट रेस लाइफ हो गया है ना कि लोगों को ये भी करवाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। कहां तक हुआ? पॉइंट नंबर 8 डन। ये सब का बेनिफिट कब समझ में आएगा? एग्जाम के एक दिन पहले। अब जब देखो रिवाइज करोगे ना, तुमको बहुत इजी लगेगा। कोड ऑन वेजेस इजी लग रहा है कि नहीं रिवाइज करते वक्त? हाँ, सुनो, डिजिटाइजेशन ऑफ कंपनी नहीं है, वो कंप्लायंसेस है, विच इज टॉकिंग अबाउट ई गवर्नेंस, कि ऑनलाइन अभी आप फाइलिंग कर सकते हो जाकर।
कंपनी का डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन मतलब ऑनलाइन फाइलिंग। ई गवर्नेंस नहीं पढ़ाया था एकदम स्टार्टिंग में ओएसएसडब्ल्यूसी में? ई गवर्नेंस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिकली तुम फॉर्म्स फाइल कर सकते हो, मैनुअल फाइल फॉर्म करने का दरकार नहीं है। मैनुअल फाइलिंग फाइलिंग जमा जा जाके करने का दरकार नहीं। जैसे तुम लोग घर बैठे एग्जाम फॉर्म भरते हो ना, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हो ऑनलाइन, तो वही हो गया डिजिटाइजेशन ऑफ कंप्लायंसेस। कंपनी नहीं, ऑफ कंप्लायंसेस। आंख खोल के लिखो, कंप्लायंसेस। क्या हुआ? वेजेस के डेफिनेशन को यूनिफॉर्म कर दिया है। इफ यू वांट टू राइट डाउन द डेफिनेशन, यू कैन राइट डाउन देयर, यू नो इट ऑलरेडी। बेसिक पे, और कुछ डिडक्शन का सीलिंग लिमिट भी पढ़ाया था ना प्रीवियस चैप्टर में, वो एड बैक करना पड़ता है, डीम्ड वेजेस माना जाता है अगर वो डिडक्शन 50% से एक्सीड कर जाता है, याद है? तो वो एक्सेस को हम लोग एड बैक कर देते हैं। और जो एम्प्लॉय फिक्स टेन्योर में काम करते हैं, ठीक है, तो इवन 1 साल बाद उनको ग्रेचुटी मिलेगा, जबकि नॉर्मली ग्रेचुटी के लिए क्राइटेरिया बोलते हैं 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। देखो जल्दी। आईसीएफ का फुल फॉर्म पता है ना? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। फिर वैकेंसी रिपोर्टिंग टू प्रमोट फेयरनेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब आपके पास वैकेंसी है एम्प्लॉय का, तो अपने बगल में रिक्रूटर सेंटर लोग को जाकर बता दो, ताकि लोग अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स भेज सके, होनहार एम्प्लॉय को भेज सके, ताकि एक फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में। हो गया यहां तक? ये पूरा का पूरा कोड में आपको पता है कितने चैप्टर्स है टोटल मिलाकर? एनीवन, एनी आइडिया? टोटल 14 चैप्टर्स आर देयर। कितना चैप्टर्स है? 14। हाउ मेनी सेक्शंस आर हियर? सेक्शंस 164 सेक्शन। कितने सेक्शन है? 164। चैप्टर्स कितने हैं? 14। द लास्ट वन बीइंग मिसलेनियस। एंड हाउ मेनी शेड्यूल? 7। इसको ऑब्जेक्ट क्या है? प्रियम्बल में क्या लिखा है? टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू क्या? सोशल सिक्योरिटी फॉर द एम्प्लॉइज वर्कर्स, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो चाहे अनऑर्गेनाइज। चैप्टर्स कितना है बताओ ना? 14। 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर्स, 164 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब आज हम लोग चैप्टर 5 जस्ट स्टार्ट करेंगे, आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। चैप्टर 5 स्टार्ट करके छोड़ देंगे, ठीक है? लिखो जल्दी से। एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉइज वर्कर, चाहे ऑर्गेनाइज में हो चाहे अनऑर्गेनाइज में हो। 14 चैप्टर्स है, 164 सेक्शन है, 7 शेड्यूल्स है। हटा दें? दिस इज नथिंग बट प्रियम्बल, कोड का प्रियम्बल है। टोटल 14 चैप्टर, 164 सेक्शन, 7 शेड्यूल। हो गया क्या? जल्दी बोलो।
श्योर, हटा दें, डन। सुनो, अब आज हम लोग ना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करें, ध्यान से सुनना। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ग्रेचुइटी। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्या बताओ? ग्रेचुइटी। किस चैप्टर के अंदर है बताओ? चैप्टर नंबर 5 ऑफ दिस कोड। कौन से चैप्टर में कंटेंट है? चैप्टर नंबर 5। मैम ग्रेचुइटी का मतलब क्या होता है? ग्रेचुइटी इज अ लंप सम अमाउंट ऑफ पेमेंट व्हिच द एम्प्लॉय रिसीव्स ओनली इन एनी ऑफ दीज फॉलोइंग 5 केसेस। ये क्यों दिया जा रहा है? ताकि आपको एक सिक्योरिटी मिले इवन आफ्टर यू टर्मिनेट योर एम्प्लॉयमेंट। एक लमसम अमाउंट है जिससे आपको लगे हाँ एम्प्लॉयमेंट के बाद भी मेरा फाइनेंशियल पोजीशन सही है, आई कैन एंजॉय। फॉर एग्जांपल, नहीं तो वही हाल होगा बागबान वाला, देखा था अमिताभ बच्चन, वो तो अपना बच्चा लोग को सब दे देता है, दान कर देता है। तो भले ही तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट नहीं है बट फिर भी तुमको एक लमसम अमाउंट दे रहा है एम्प्लॉय, जिससे तुम्हारा फाइनेंशियल क्राइसिस तुम ओवरकम कर सको, ठीक है। तो पहले पता क्या था? ग्रेचुइटी वाज एन स्टेट एक्ट एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, बंगाल का एक्ट था ये, वेस्ट बंगाल एक्ट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्रेस हो गया बंगाल के एक्ट से, फिर इसको यूनिवर्सली पूरे कंट्री में अप्लाई किया गया, हर स्टेट में। और अब तो वो एक्ट भी हट गया है। पहले तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट था, उसको भी रिपील कर दिया, अब इसको कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो सेंट्रल ग्रेचुइटी एक्ट आया था ना, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल ग्रेचुइटी एक्ट, बट लेटर ऑन अब तो उसको कोड के अंदर अमलगमेट कर दिया गया, कोड में आ गया है ना, ये अमेंड होकर पूरा कंसोलिडेट हो गया है, ठीक है। तो देखो, ग्रेचुइटी वर्ड का मतलब क्या होता है? लमसम पेमेंट। ग्रेचुइटी वर्ड का मतलब बताओ क्या होता है? लमसम पेमेंट, जो इंप्लॉय को मिलता है कब? या तो जब वो जॉब छोड़कर जा रहा है, ऑन हिज रेजिग्नेशन, बोलो ऑन हिज रेजिग्नेशन, खुद रिजाइन करके चला गया, या फिर रिटायरमेंट हो गया उसका, या फिर क्या हो गया बताओ? रिटायरमेंट, या फिर डेथ हो गया काम करते करते ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर डिसेबिलिटी हो गया काम करते करते। समझ में आ रहा है? जब वो एम्प्लॉयमेंट में था ना, या तो उसका डेथ हो गया या तो डिसेबिलिटी हो गया, या फिर ही हैज अटेंड अ सुपर एनुएशन एज। नो, व्हाट इज अ सुपर एनुएशन एज? एक एज जो ऑलरेडी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में लिख के रखते हैं कि मेरा अगर कंपनी का एम्प्लॉय 65 साल का हो गया ना तो हम लोग उसको निकाल देंगे। एक एज क्राइटेरिया होता है ना हर कंपनी में, टू एंश्योर कि यंग ब्लड इज प्रॉस्परिंग इन द कंपनी। ज्यादा बुढ़े लोग को रखने से होगा नहीं, समझ में? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। अगर जॉब डिमांड्स यंग ब्लड तो सुपर एनुएशन एज लोग लिख के रखते हैं, इतना ईयर के बाद आपको रिटायरमेंट करना पड़ेगा। तो अंदर रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, अटेनमेंट ऑफ सुपर एनुएशन एज, या डेथ, या डिसेबिलिटी ऑफ द वर्कर, या फिर सच अदर कंडीशन एज में बी नोटिफाइड बाय द एजी, या एनी अदर कंडीशन कुछ हुआ है, ऐसा केस हुआ है जो कि एजी नोटिफाई करेगा, या फिर एक जो नए कोड में अमेंड होकर आया है, ऑन एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मान लो मैंने तुमको 2 साल के लिए रखा था अपने काम में और 2 साल खत्म, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा टेन्योर कितना लिखा हुआ था? 2 साल। तो अगर फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट में तुम मेरे संग काम कर रहे थे, फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट में, फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आ रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए था, 2 साल 3 साल, एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ दैट फिक्स्ड टेन्योर, वो फिक्स्ड टेन्योर अब मेरा क्या हो गया? खत्म। देन ऑल्सो यू शैल बी एलिजिबल टू रिसीव ग्रेचुइटी, ठीक है। इफ सच एन एम्प्लॉय हैज कंटिन्यूअसली कंप्लीटेड 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, ये तभी तुमको मिलेगा जब तुमने 5 years ऑफ क्या किया है कंप्लीट, बताओ? कंप्लीटेड सर्विस। जब तुमने एस्टेब्लिशमेंट में क्या दिया? 5 years ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। क्या दिया बताओ ना? 5 years ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। अभी तो आप बोल रहे हो कि 3 साल में भी देगा, ये एक्सेप्शनल केस अभी करेंगे। 5 years ऑफ कंप्लीटेड सर्विस कहां देखने का दरकार नहीं होता, ये भी मैं डिस्कस कराऊंगी। वापस से मेरे को बताओ, ग्रेचुइटी मतलब एक लमसम अमाउंट होता है जो एक एम्प्लॉय या वर्कर को पेबल होगा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आइदर ऑन हिज डेथ, डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेजिग्नेशन फ्रॉम द वर्क, रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्क, अटेनमेंट ऑफ द सुपरएनुएशन एज, और कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर इफ दैट एम्प्लॉय वाज एम्प्लॉयड फॉर फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट, और ऑन एनी सच केसेस व्हिच एजी में नोटिफाई, एंड इफ सच एन एम्प्लॉय प्रोवाइडेड दैट सच एन एम्प्लॉय मस्ट हैव रेंडर्ड 5 years ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। 5 साल का कंप्लीटेड सर्विस देगा ऑर्गेनाइजेशन में तभी होगा ना, लेकिन ये 5 साल का कंप्लीटेड सर्विस देखने का दरकार नहीं है। कब जानते हो? अगर डेथ हो गया। अब क्या बुलावा देख कर आएगा क्या 5 साल हुआ है उसके बाद? मान लो इंसान 1 साल काम किया, डेथ हो गया उसका, क्या उसको मिलेगा ग्रेचुइटी? हाँ, 5 साल नहीं देखना डेथ में या डिसेबिलिटी। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते दोनों हाथ गिर के वहीं पे कट के गिर गया, एक तो ये हो गया काम करते करते, अब ग्रेचुइटी भी नहीं दोगे। तो डेथ हुआ या फिर डिसेबिलिटी हुआ, वहां पे मेरे को 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस देखने का दरकार नहीं है, ठीक है। और एक जगह नहीं देखने का दरकार है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो बता दोगे। अरे फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही तुम्हारे संग मैंने 3 साल का किया है तो तुम कैसे 5 साल काम करोगे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में? तो अगर कोई एम्प्लॉय फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है जो लेस देन 5 साल है, इफ दैट टेन्योर गेट्स ओवर स्टिल यू विल बी एलिजिबल टू रिसीव द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी। ये अमेंडमेंट आया है कोड में, पहले नहीं हुआ करता था वाला प्रोविजन, अभी नया आया है, संभालियो। पहले 5 साल खाली इन दोनों के लिए एग्जेम्प्टेड था, बट अभी इसके लिए भी एग्जेम्प्टेड हो गया ना, फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी।
संभाल लियो यहाँ तक, जल्दी से बताओ। मैम ये तो समझ में आ गया 5 साल सर्विस देना है। अब कंटिन्यूअस सर्विस आप बोल रहे हो, 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस कंप्लीटेड सर्विस। सो ये कंटिन्यूअस सर्विस कैसे निकलता है? और 5 साल का मतलब क्या हुआ? मतलब पूरा 365 दिन काम करें? नहीं। कंप्लीटेड सर्विस का मतलब क्या? कंटिन्यूअस ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस का मतलब है, ध्यान से सुनना, अगर हम 1 साल का बात करें तो तुमको 1 साल में ना कम से कम 240 डेज काम करना पड़ेगा। कम से कम कितना दिन काम करना पड़ेगा? 240 डेज इन 1 कैलेंडर ईयर। अगर तुम काम कर रहे हो अबव द ग्राउंड, अगर तुम कहाँ काम कर रहे हो बताओ? अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के ऊपर। मैम ऐसा भी होता है, हम लोग ग्राउंड के नीचे जाकर काम करते हैं। हाँ, माइनिंग वगैरह नहीं देखे हो? कोयला का खदान में हम इसको भेज दिए नीचे, आधा जिंदगी अपना नीचे ही बिता रहा है। समझ में आ रहा है? माइनिंग वगैरह में होता है ना नीचे, जमीन के अंदर भी तो बहुत सारा काम होता है जो करना पड़ता है। सुएज ट्रीटमेंट का काम करने भेज दिए, तो बिलो द ग्राउंड हो गया ना वो। तो अबव द ग्राउंड में टाइम लिमिट ज्यादा है। बिलो द ग्राउंड सोचो यार, तुम्हारा पूरा हवा पानी सांस सब बंद हो जाता है, बिलो द ग्राउंड काम करना पड़ा बेचारों को। तो वहां पे हार्श कंडीशन है, तो वहां नंबर ऑफ डेज को रिलैक्स किया गया है, वहां 190 डेज बोला है। कम से कम तुम साल में कितना दिन काम करोगे? 190 डेज। वापस से बोलो, बिलो द ग्राउंड के लिए क्या बोला? बिलो द ग्राउंड के लिए मिनिमम 190 दिन काम करोगे तो मान लिया जाएगा 1 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और अगर अबव द ग्राउंड है तो कम से कम 240 डेज काम करना पड़ेगा, मिनिमम बोल रहा है। पता है मैम हम 260 दिन काम किए, बहुत अच्छा बात है। अरे 240 मिनिमम बोला है, 260 काम किए तो और अच्छा बात है ना भाई। तो अबव द ग्राउंड कम से कम 240 दिन काम करना पड़ेगा टू काउंट इट एज 1 ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। एंड बिलो द ग्राउंड काम किया तो कम से कम 190 डेज काम करना पड़ेगा टू काउंट इट एज 1 ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। और ऐसा 1 साल नहीं, 5 साल तुमको लगातार करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सुना ध्यान से, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, हम ईयर 7 में खड़े हैं, हम जा रहे, रिजाइन कर दिए। तुम लोग मेरे को बताओगे कि मेरे को ग्रेचुटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। ईयर 1 में मैंने मान लो काम किया है 200 दिन, ये अबव द ग्राउंड का बात करें, किसका बात करें बताओ? अबव द ग्राउंड का। क्लियर? 260 दिन काम किया है, ठीक है। फिर 250 दिन काम किया है, 241 डेज काम किया है, बताओ मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बात बताओ, क्या ये कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में काउंट हो रहा है? यस। क्या ये कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में काउंट हो रहा है? यस। क्या ये काउंट हो रहा है? 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 तो 5 साल तो हो गया, 1 2 3 4 5। बट मैम बीच में तो गैप लग गया ना। कंटिन्यूअस ईयर होना चाहिए 5 साल, तुमने लगातार काम किया है। समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअस कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस होना चाहिए, तब तुमको ग्रेचुटी मिलने वाला नहीं। नाउ यू गॉट इट। कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब 5 साल लगातार तुमको कम से कम काम करना पड़ेगा, 240 डेज एटलीस्ट, अगर अबव द ग्राउंड हो। अब एक बात बताओ, कितनी बार ऐसा होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन 6 मंथ्स खाली ऑपरेट करता है, खाली कितना दिन एग्जैक्टली ऑपरेट कर रहा है? 6 महीना। तब वहां पे क्या 240 दिन काम कर पाओगे क्या? 6 महीना बाबू कितना होता है बताओ ना? 180 दिन होता है ना लगभग। अरे 365 का हाफ करो, 360 का हाफ कितना होता है? 180। तो वहां 240 दिन कैसे काम करेंगे? पगला गए हो क्या? हाफ कर दो इसका, इसका हाफ कर दो, यानी अबव द ग्राउंड कितना हो गया? 120 दिन। और बिलो द ग्राउंड कितना हो गया बताओ? 95 डेज। आर वी थ्रू विद दिस? मैम ऐसा भी तो हो सकता है हम लोग 6 महीना से कम काम कर रहे हैं, हमारा एस्टेब्लिशमेंट ही 6 महीना से कम ऑपरेट कर रहा है, हम लोग कुछ ऐसा अजीब टाइप का केमिकल बनाते हैं ना जो खाली नवंबर और दिसंबर 2 महीना में ही बनता है, बाकी पूरा टाइम हम लोग वेल्ले बैठे रहते हैं, मस्ती करते हैं। क्या करे तब बताइए? अगर ऑर्गेनाइजेशन ही ऑपरेट कर रहा है 60 दिन के लिए, तो कोई बंदा 120 दिन कैसे काम करेगा? सो अगेन दैट विल बी कॉल्ड एज अ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट which operates in a particular season. So if I talk about any seasonal establishment, if I talk about any बताओ ना seasonal establishment, तब वहां पे कंटिन्यूअस सर्विस तब माना जाएगा जब तुमने ड्यूरिंग जितना भी इसको ऑपरेशनल डेज है, जितना भी अभी तक जब से तुमने ज्वाइन किया और अभी तक ऑपरेशनल डेज में कम से कम 75% डेज काम किया है। अब जैसे मान लो तुम आज रिटायर कर रहे हो, ये तुम्हारे रिटायरमेंट, तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट से रिटायरमेंट तक ये ऑर्गेनाइजेशन 3 साल में 300 दिन काम किया है, तो तुम चेक कर लो इसका 75% कितना हुआ? बताओ इसका 75% कितना हुआ? कितना हुआ? इतना हुआ? अरे बोलो ना, 75 इंटू 3 क्या? तुम लोग मेरे को मैथ्स भुला देगा यार। तुमने 225 डेज काम किया है कम से कम, तब तुमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अगर कोई सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है तो यू मस्ट हैव वर्कड देयर फॉर एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल ऑपरेशनल डेज ऑफ दैट एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग योर टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब से तुमने ज्वाइन किया और अभी तक जब तुम छोड़ के जा रहे हो।
पूरे टाइम अगर तुमने 75% ऑफ द ऑपरेशनल डेज काम किया है, देन यू विल बी एलिजिबल टू रिसीव द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी कौन से चैप्टर में कवर्ड है, जल्दी से बताओ। अरे घड़ी बाद में देखना, फोकस हियर। ग्रेचुटी कौन से चैप्टर में कवर्ड है, ध्यान ही नहीं पढ़ाई में। ग्रेचुटी कौन से चैप्टर में कवर्ड है, चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या तुम्हारा, पूरा बोलो। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या एक्ट है, ये कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। ग्रेचुटी क्या होता है, एक लमसम अमाउंट होता है जो किसको मिलता है, इंप्लॉय वर्कर को। कब मिलता है, या तो रेजिग्नेशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, डिसेबिलिटी हुआ, अटेनमेंट ऑफ सुपरएनुएशन एज हुआ, या एनी अदर कंडीशन एज एजी में प्रेस्क्राइब, या कंप्लीशन और एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच ही वाज एम्प्लॉयड, provided he has worked, he has rendered 5 years of continuous service। अब 5 years of continuous service निकालने के लिए क्या चेक करना है, एक साल में अबव द ग्राउंड तुमने कम से कम 240 दिन काम किया और बिलो द ग्राउंड कम से कम तुमने 190 दिन। अगर वो हाफ ईयरली एस्टेब्लिशमेंट है तो उसका आधा आधा कर दो, और अगर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है तो कम से कम 75% ऑफ द टोटल ऑपरेशनल डेज ड्यूरिंग योर टेन्योर तुमने ऑपरेट किया है वहां पे। लेकिन ये 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस का क्राइटेरिया कब नहीं देखना है, तुमको ग्रेचुटी ऐसे ही मिल जाएगा अगर डेथ हुआ है, या डिसेबिलिटी हुआ है, या फिर फिक्स टेन्योर कंप्लीट हो गया है, तब ये क्राइटेरिया चेक करने का दरकार नहीं है। एंड ऑल्सो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में भी तो नहीं चेक कर रही वाला क्राइटेरिया, मतलब तो 75% बस ऑपरेट करना है ऑफ द टोटल ऑपरेशनल नंबर ऑफ डेज। संभाल लियो यहाँ तक, जल्दी से बोलो, आर वी थ्रू विद दिस, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, ग्रेचुटी जनरली स्पीकिंग किसको मिलेगा, एम्प्लॉय। लेकिन अगर एम्प्लॉय नहीं रहा तो किसको मिलेगा, उसका नॉमिनी। ये हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस कराएंगे। और लोग को अप्लाई करना पड़ता है ग्रेचुटी ऑब्टेन करने के लिए, कौन सा फॉर्म में, कैसे, क्या मैनर है, क्या टाइम लिमिट है, ये नेक्स्ट क्लास करेंगे। पहले यहां तक बताओ पूरा क्लियर है कि नहीं, एक बार जल्दी से देखो। अच्छा ग्रेचुटी किसको देना पड़ेगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ध्यान से देखना। ऑन एवरी फैक्ट्री, बोलो क्या, ऑन एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर। कोई भी अगर फैक्ट्री है, माइन है, ऑयल फील्ड है, प्लांटेशन है, पोर्ट है, या फिर रेलवेज है, और बाकी अगर शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट है तो कम से कम 10 इंप्लॉय होना चाहिए ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ। यानी प्रीसीडिंग 12 मंथ में अगर एक भी दिन तुम्हारा 10 इंप्लॉय हो गया, ये अट्रैक्ट। एंड वंस एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल। जैसे मान लो जनवरी महीना में 11 इंप्लॉय था, बाकी पूरा फरवरी से लेकर दिसंबर खाली 8 इंप्लॉय था, और तुम्हारा एक शॉप है, क्या तुमको तो भी उसको ग्रेचुटी देना पड़ेगा, और एक बार अप्लाई हो गया लाइफ टाइम एप्लीकेबल। वापस से बताओ, मेरे को फैक्ट्री के लिए कोई नंबर ऑफ लिमिट बोला है क्या वर्कर का, नहीं। अगर फैक्ट्री है तो ऐसे ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल, फैक्ट्री वगैरह है तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल। फैक्ट्री हुआ, रेलवेज हुआ, पोर्ट हुआ, प्लांटेशन हुआ, माइन हुआ। लेकिन अगर शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट है तो कम से कम 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, एंड वंस एप्लीकेबल फॉरएवर एप्लीकेबल, एंड आल्सो ऑन सच शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एज सीजी में प्रेस्क्राइब। सीजी मतलब एजी में प्रेस्क्राइब। 10 तो होना ही चाहिए, लेकिन कोई और एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 10 एम्प्लॉय नहीं भी है और एजी बोल दिया कि इसको ग्रेचुटी देना पड़ेगा, तब देना पड़ेगा। एंड लाइफ टाइम एप्लीकेबल ना, वंस एप्लीकेबल, इवन इफ नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड सब्सिक्वेंटली रिड्यूसेस क्या, बिलो 10। क्लियर है यहां तक। देखो अब क्या लिखा है, एन एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी कब, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये बात सेक्शन 53 में लिखा है, एट द टाइम ऑफ क्या, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, सुपरएनुएशन, डेथ, डिसेबिलिटी, या टर्मिनेशन ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड ना फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, या हैपनिंग ऑफ सच इवेंट एज सीजी में नोटिफाई। क्लियर है। कंटिन्यूअस सर्विस मतलब क्या, 5 साल होना चाहिए। कंटिन्यूअस सर्विस सेक्शन 54 में दिया, कंप्यूटेशन कैसे निकालेंगे, अबव द ग्राउंड मिनिमम 240 डेज, बिलो द ग्राउंड मिनिमम, और अगर 6 मंथ्स के लिए है तो बताओ हाफ हाफ कर दो, 95 डेज बिलो द ग्राउंड के लिए, और अदर केस के लिए कितना बोला, 120। लेकिन 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस कहां नहीं देखोगे, डेथ में, डिसेबलमेंट में, या फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में, या सच इवेंट एज में भी नोटिफाइड। एंड सीजनल में भी नहीं देखोगे। सीजनल में तो कितना दिन काम करना होगा, 75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल डेज। क्लियर है, जल्दी बोलो। अच्छा ये जो 5 साल का टाइम लिमिट है ना, अगर तुम एक जर्नलिस्ट का काम कर रहे हो, वर्किंग जर्नलिस्ट हो, न्यूज़पेपर वगैरह में काम कर रहे हो, तो 5 साल की जगह उसको 3 साल सब्स्टिट्यूट किया है। 5 साल की जगह कितना है बताओ, 3 साल। नॉर्मली स्पीकिंग 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस है, बट वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए कितना है वो, 3। पूरा संभाल लियो क्या यहाँ तक, श्योर। फिर से बताओ क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने। ग्रेचुटी क्या है, एक लमसम पेमेंट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है एज अ मार्क ऑफ एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, व्हेन ही टर्मिनेट्स द सर्विस, लीव्स द सर्विस। किसके ऊपर एप्लीकेबल है, चलो हो जाओ नंबर 1। अरे किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किस एस्टैब्लिशमेंट को देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी, यानी फैक्ट्री, पोर्ट, फिर उसके बाद माइंस, प्लांटेशन, रेलवेज, ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल, ऑयल फील्ड,
shops establishment having 10 or more than 10 employee on any day in the preceding 12 months. Once applicable, forever applicable. या such other shop and establishment which AG may notify. ठीक है. Employee को lump sum amount देना है कब कब? Retirement, resignation, death, disability, superannuation या fixed term contract था, खत्म हो चुका है, या such event happening notified by CG. कंटिन्यूअस सर्विस कैसे निकालोगे 5 साल का? अबव द ग्राउंड है तो कम से कम 1 साल में 240 डेज, ठीक है, और बिलो द ग्राउंड है तो 1 साल में 190, 6 मंथ्स है तो हाफ. 5 ईयर सर्विस कब नहीं देखना है? अगर डेथ हुआ है, डिसेबिलिटी हुआ है, या फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है, या सच अदर केसेस एज एजी में नोटिफाई, या सीजनल एम्प्लॉयमेंट है तो वहां तो देखना है कम से कम 75% ऑफ द टोटल ऑपरेशनल डेज इन द एस्टैब्लिशमेंट द एम्प्लॉय मस्ट हैव वर्क फॉर. वर्किंग जर्नलिस्ट में 5 साल को डीम कर दिया गया है 3 साल. चलो लिख लो उसको जल्दी से. Read on quickly. Gratuity, chapter number 5. It's a lump sum payment made by the employer as a mark of recognition for the service rendered. Read on. जर्नलिस्ट के लिए 3 साल क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट का काम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, समझ में आ रहा है? दैट इज वाई उन लोगों को जगह जगह जाकर ऐसा जगह जाना पड़ता है जहाँ पे वो पता नहीं वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे. अब जैसे मान लो कश्मीर में अटैक हुआ तो उन लोग जाकर वहां कवरेज कर रहे हैं, न्यूज रीड कर रहे हैं. दे कुड हैव आल्सो बीन अटैक्ड, या कहीं आग लग गया वहां जाके कवर कर रहा है, कुछ भी हो सकता है ना उनके संग. जर्नलिस्ट का लाइफ इज वेरी रिस्की. अब कोई पॉलिटिशियन के ऊपर वो लोग न्यूज बनाकर डाल दिया, पॉलिटिशियन हो सकता है उसको गोली मार के उड़वा दे, और ऐसा हुआ है हिस्ट्री में केसेस, यू नो दैट. समझ में आ रहा है? दे हैव टू बी वेरी बोल्ड ना, निडर होना पड़ता है उनको. दे कैन चूज दिस प्रोफेशन. इट्स नॉट इजी. तुम जिसके खिलाफ बोल रहे हो, जो कर रहे हो सकता है तुमको उड़ा दे. कोई क्राइम तुम पकड़ लियो, उसका कवरेज कर रहे हो सकता है वो क्रिमिनल तुमको मार दे. और जो बड़ा बड़ा जर्नलिस्ट होता है उनको तो तभी तो सिक्योरिटी वगैरह दिया जाता है इतना तगड़ा. जो रेनाउंड जर्नलिस्ट होता है उनको बहुत सिक्योरिटी दिया जाता है. आज अंजना ओम कश्यप है तो ये लोग जर्नलिस्ट ही तो है. हाँ, द जॉब इज चैलेंजिंग. डेफिनेशन लिख लिया ग्रेचुइटी का? एप्लीकेबिलिटी तुम देखोगे सेम है, पहले भी ना ग्रेचुइटी एक्ट में यही था प्रोविजंस, अभी भी यही है. इट हैज रिमेन अनचेंज्ड.
कहां तक हुआ? वंस एप्लीकेबल वाला लिख लिए? सेक्शन 53 टॉक्स अबाउट एंटाइटलमेंट ऑफ द ग्रेचुइटी। और अगेन आई एम टेलिंग यू, सेक्शन याद करना संभव नहीं है, बस मैंने लिख दिया है, वो तुम लिख लो, बस याद नहीं रखना है। यहाँ सेक्शन याद करोगे तो कंपनीज एक्ट बुरा मान जाएगा। पॉइंट्स है, कुछ नहीं लिखा हुआ है वो। हाइफन, स्टाइलिश हाइफन, जेंजी हाइफन, एट द टाइम ऑफ कुछ लिखा हुआ नहीं है, इट्स जस्ट एन एरो, हाइफन, व्हाटएवर यू से। लिखो जल्दी। हो गया क्या? सेक्शन 54 कंटिन्यूअस सर्विस को बताया है क्या होता है। हाफ हाफ कर देना, दैट्स इट। हाँ, 240 का हाफ 120, 190 का हाफ कितना, 95। इज इट डन?
ऊपर का हो गया क्या, चार्ट वाला, बस ये लिख लो। हो गया क्या, जल्दी बोलो। ग्रेजुएटी नेक्स्ट क्लास खत्म करेंगे, हाँ, चैप्टर 5 पूरा एक क्लास और लगेगा, विल फिनिश इट इन द नेक्स्ट क्लास। आज का क्लास हम लोग शॉर्ट रखेंगे, टिल हियर ओनली, ठीक है। सो सी यू ऑन मंडे फॉर द नेक्स्ट सेशन गाइस। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, विल स्टे बैक एंड गिव द टेस्ट राइट नाउ, ठीक है। लिख लियो पूरा यहाँ तक अच्छे से, कोई डाउट है? चलो, लेट अस कीप द क्लास टिल हियर गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, बाय बाय एवरीवन।